आज हम बात करने वाले हैं 5 ब्रेन रूल्स फॉर पीक प्रोडक्टिविटी बुक के बारे में। गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में राजीव नाम का एक शिक्षक पढ़ाता था। राजीव का सपना था कि उसके गांव के बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बने और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। वह जानता था कि उसके स्कूल में न तो अच्छे लैब थे, न ही स्मार्ट क्लास और न ही कोई बड़ी लाइब्रेरी, लेकिन वह मानता था कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से बच्चे किसी भी कमी को पार कर सकते हैं। इसी सोच के साथ उसने एक दिन तय किया कि वह स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेगा। उसका इरादा साफ था, बच्चों को बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करानी है और उनकी सोच को बढ़ा बनाना है। शुरुआत में तो बच्चे भी बड़े उत्साह से आने लगे। राजीव हर दिन उनके लिए नए नए एग्जाम्पल्स और क्रिएटिव तरीके लाता ताकि पढ़ाई बोझ न लगे बल्कि मज़ेदार बन जाए। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं आने लगी। गांव के कुछ लोग कहने लगे, इतना पढ़ाई कराने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को घर के काम भी करने होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचने लगे कि राजीव एक्स्ट्रा क्लासेस में कोचिंग जैसा कुछ करवा रहा है और पैसे लेगा, जबकि सच ये था कि वह यह सब मुफ्त में कर रहा था, सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए। इन सब के बीच एक और समस्या थी, लिमिटेड रिसोर्सेस। स्कूल में बिजली अक्सर चली जाती थी, पंखे बंद हो जाते थे, गर्मी में बच्चे पसीने से तरबतर हो जाते थे और रात में घर जाकर पढ़ने के लिए उनके पास सही लाइट तक नहीं होती थी। राजीव के लिए यह सब एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। एक दिन उसने देखा कि उसकी एक मेधावी छात्रा पूजा क्लास में बार बार जम्हाई ले रही है और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही है। राजीव ने क्लास खत्म होने के बाद उससे पूछा, पूजा तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? पूजा ने धीरे से जवाब दिया, सर रात में पढ़ते पढ़ते देर हो गई थी और सुबह जल्दी उठकर घर के काम भी करने पड़े। राजीव को यह सुनकर चिंता हुई। उसने बाकी बच्चों से भी बात की और पाया कि कई बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं या मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से वे सुबह नींद पूरी नहीं कर पाते। फिर दिन भर स्कूल में उनकी एनर्जी लो रहती है, ध्यान भटकता है और पढ़ाई का असर कम हो जाता है। उसी शाम राजीव ने एक विशेष सत्र रखा नींद की ताकत के बारे में। उसने बच्चों को समझाया, देखो हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। दिन भर हम इसमें नई नई इंफॉर्मेशन डालते हैं, लेकिन यह डेटा सही से सेव तभी होता है जब हम डीप स्लीप लेते हैं। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो मेमोरी कमज़ोर होगी, ध्यान नहीं लगेगा और क्रिएटिव सोच कम हो जाएगी। एक रात की खराब नींद भी तुम्हारे फोकस और रिएक्शन स्पीड को कम कर सकती है। राजीव ने बच्चों को सिंपल एग्जाम्पल से समझाया। उसने कहा, अगर तुम खेत में बीज बोकर उसे पानी नहीं दोगे तो वह पौधा कमज़ोर रह जाएगा। वैसे ही अगर तुम अपने दिमाग को आराम नहीं दोगे तो वह अगले दिन कमज़ोर हो जाएगा। उसने उन्हें बताया कि नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे दिमाग की रिपेयर और रिचार्ज करने की प्रोसेस है। बच्चों ने ध्यान से सुना, लेकिन एक सवाल आया, सर पढ़ाई तो करनी ही है, फिर नींद कैसे पूरी करें? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ नींद का स्केड्यूल भी बनाना ज़रूरी है। रोज़ 7 से 9 घंटे की नींद लो। सोने और उठने का समय फिक्स रखो। सोने से पहले मोबाइल या टीवी से दूर रहो, क्योंकि उनकी स्क्रीन की रोशनी तुम्हारे दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन बनने से रोक देती है, जो नींद लाने में मदद करता है। उसने बच्चों को यह भी बताया कि सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक किताब पढ़ना या हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना नींद को और बेहतर बना सकता है। उसने कहा, अगर तुम थके हुए दिमाग से पढ़ाई करोगे तो 1 घंटे में जो सीखोगे उसे फ्रेश दिमाग सिर्फ 30 मिनट में सीख लेगा। इसलिए नींद समय की बर्बादी नहीं, बल्कि समय बचाने का तरीका है। धीरे धीरे राजीव के इस सत्र का असर दिखने लगा। बच्चों ने अपने सोने का समय तय किया, रात में बेवजह जागना बंद किया और मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया। पूजा जो पहले थकी थकी रहती थी, अब सुबह फ्रेश आती थी और क्लास में सबसे आगे बैठकर जवाब देती थी। लेकिन गांव की राजनीति यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं था कि बच्चे अब अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने लगे हैं। वे अफवाहें फैलाने लगे कि राजीव बच्चों को मॉडर्न बातें सिखा रहा है, जिससे वे गांव के काम नहीं करेंगे। राजीव जानता था कि बदलाव हमेशा विरोध के साथ आता है, लेकिन वह शांत रहा। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा और बच्चों को वही सिखाएगा जो उनके भविष्य के लिए अच्छा है। एक दिन गांव में पंचायत की मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। राजीव ने वहां खड़े होकर साफ शब्दों में कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे शहर के बच्चों से कम्पीट करें
तो हमें उन्हें सही पढ़ाई, सही आदतें और सही आराम देना होगा। नींद एक लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। अगर बच्चे अच्छी नींद नहीं लेंगे तो चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, वे अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए। अगले ही दिन कुछ अभिभावक खुद अपने बच्चों को समय पर सुलाने लगे। वे समझ गए कि यह सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं बल्कि सेहत और भविष्य की बात है। महीनों बाद जब बोर्ड के रिजल्ट आए तो गांव के कई बच्चों ने शानदार अंक लाए। राजीव ने देखा कि जिन बच्चों ने नींद के नियम का पालन किया था उनका प्रदर्शन बाकी बच्चों से बेहतर था। पूजा ने तो अपने स्कूल में टॉप भी किया। उस दिन राजीव को लगा कि उसका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वह जानता था कि अभी लंबा सफर बाकी है, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि नींद जैसी छोटी लगने वाली चीज भी बच्चों की सफलता में बड़ी भूमिका निभाती है। उसने ठान लिया कि आगे से वह हर नए बैच को सबसे पहले यही सिखाएगा, अपनी नींद की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारे दिमाग की असली ताकत है। गांव के लोग भी अब समझने लगे थे कि शिक्षा सिर्फ किताबों और क्लासरूम से नहीं बल्कि जीवन शैली से भी जुड़ी है, और शायद यही बदलाव की शुरुआत थी जो राजीव के सपने को हकीकत बनाने वाली थी। राजीव अब अपने गांव के स्कूल में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस ने बच्चों के रिजल्ट में जबरदस्त सुधार लाया था और नींद के महत्व पर उसके दिए गए लेसन ने बच्चों की पढ़ाई की आदतों को बदल दिया था। लेकिन राजीव जानता था कि सिर्फ अच्छी नींद ही नहीं, दिमाग को तेज रखने के लिए और भी चीजें जरूरी हैं। एक दिन उसने देखा कि छुट्टी के समय बच्चे खेल के मैदान में जाने की बजाय क्लास में बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हैं या बस बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो लंच ब्रेक में भी अपनी कुर्सी से उठते नहीं थे। राजीव को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आई जब वह पढ़ाई के बीच थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लेता था तो बाकी दिन उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता था। उसी शाम उसने तय किया कि इस बार बच्चों को दिमाग के लिए मूवमेंट यानी शारीरिक गतिविधि के महत्व के बारे में बताएगा। अगले दिन उसने क्लास में आते ही पूछा, तुम में से कितने लोग रोज कम से कम आधा घंटा दौड़ते या खेलते हो? सिर्फ कुछ हाथ उठे, बाकी बच्चे चुप रहे। एक लड़के ने कहा, सर खेलने का समय ही नहीं मिलता, पढ़ाई करनी होती है। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, तुम सोच रहे हो कि मैं खेलों से समय बर्बाद करने की बात कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं तुम्हारा टाइम सेव करने की बात कर रहा हूं। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी फूड है। जब तुम चलते फिरते हो, एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और एक खास केमिकल बनता है जिसे कहते हैं BDNF, ब्रेन ड्रिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये तुम्हारे ब्रेन सेल्स को स्ट्रांग बनाता है और नया सीखने की कैपेसिटी बढ़ाता है। उसने बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझाया, मान लो तुम्हारा दिमाग एक गार्डन है और उसमें ज्ञान के पौधे हैं। BDNF उस गार्डन का पानी और फर्टिलाइजर है। अगर ये नहीं मिलेगा तो पौधे कमजोर हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी देर ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग या खेल करोगे तो ये फर्टिलाइजर अपने आप बनता रहेगा। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन दिलाने के लिए राजीव ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्लास को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को कहा कि 20 मिनट तक मैदान में दौड़ो, रस्सी कूदो या कोई भी खेल खेलो। दूसरे ग्रुप को कहा कि बस क्लास में बैठकर कहानी की किताब पढ़ो। 20 मिनट बाद उसने दोनों ग्रुप को एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट दिया। नतीजा साफ था, जो बच्चे खेल कर आए थे उन्होंने सवालों के जवाब तेज और सही दिए, जबकि जो बच्चे बैठे रहे थे वे थोड़े सुस्त दिख रहे थे और उनके जवाब कम सही थे। बच्चों के चेहरों पर अब हैरानी और उत्साह दोनों थे। पूजा ने कहा, सर इसका मतलब है कि खेलना भी पढ़ाई का हिस्सा है? राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, खेलना तुम्हारे ब्रेन का रिफ्रेश बटन है। इसके बाद राजीव ने बच्चों को कुछ आसान तरीके बताए जिससे वे अपने दिन में मूवमेंट ला सकते हैं। उसने कहा, सुबह उठते ही 5 मिनट स्ट्रेचिंग करो, स्कूल आते जाते समय तेज चलो और दिन में कम से कम एक बार ऐसा खेल खेलो जिससे तुम पसीना बहा सको। ये सिर्फ तुम्हारे हेल्थ के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए भी बूस्टर है। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में कई लोग सोचते थे कि पढ़ाई के समय खेलों पर ध्यान देना बच्चों को बिगाड़ देगा। एक दिन तो एक अभिभावक ने आकर कहा, मास्टर जी आप बच्चों को खेलने में लगा देते हो, इससे उनका सिलेबस पूरा कैसे होगा? राजीव ने शांति से जवाब दिया,
अगर बच्चों का दिमाग थका रहेगा तो सिलेबस पूरा करने के बाद भी उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उनका दिमाग फ्रेश रहेगा तो वे कम समय में ज्यादा सीखेंगे। इस बात को साबित करने के लिए राजीव ने एक नया प्लान बनाया। अब उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि स्टडी प्लस एक्टिविटी फॉर्मेट की होने लगी। 45 मिनट पढ़ाई, फिर 10 मिनट का शॉर्ट एक्टिविटी ब्रेक, कभी स्किपिंग, कभी रनिंग, कभी ग्रुप गेम्स। शुरुआत में बच्चों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि एक्टिविटी के बाद वे ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और मुश्किल चैप्टर्स भी आसानी से समझ में आने लगते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी तो बच्चे मैदान में नहीं जा सके। राजीव ने क्लास में ही चेयर एक्सरसाइज करवाई, जैसे हाथ पांव हिलाना, डीप ब्रीदिंग और थोड़ी सी लाइट जंपिंग। बच्चों को यह इतना मजेदार लगा कि उन्होंने घर जाकर अपने परिवार को भी सिखाया। कुछ महीनों बाद जब मिड टर्म टेस्ट हुए तो बच्चों के मार्क्स पहले से बेहतर थे। खासकर वे बच्चे जो पहले जल्दी थक जाते थे या ध्यान नहीं लगा पाते थे, अब ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट हो गए थे। पूजा ने तो अपनी साइंस की कॉपी में लिखा भी, गेम्स के शुक्रिया, मेरी दिमाग अब और सक्रिय है। गांव के लोग भी धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ अभिभावक अब बच्चों को सुबह टहलने के लिए भेजने लगे। यहां तक कि पंचायत में भी राजीव को बुलाकर कहा गया, मास्टर जी आप सही कह रहे थे, बच्चों को खेलने देना चाहिए। राजीव के लिए यह जीत छोटी नहीं थी। उसे पता था कि यह सिर्फ खेल का मामला नहीं था बल्कि सोच बदलने का मामला था। वह जानता था कि आने वाले समय में ये बच्चे जहां भी जाएंगे वहां उनका दिमाग तेज और सोच लचीली होगी, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और दिमाग दोनों को एक्टिव रखना सीखा है। उस दिन एक्स्ट्रा क्लास के अंत में राजीव ने बच्चों से कहा, याद रखो पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, तुम्हारा बॉडी भी तुम्हारे दिमाग का पार्टनर है। अगर बॉडी एक्टिव है तो माइंड भी एक्टिव रहेगा। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट अपने लिए मूव करो, क्योंकि यह तुम्हारे फ्यूचर का सबसे आसान इन्वेस्टमेंट है। बच्चों ने तालियां बजाईं और वादा किया कि वे रोज थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी जरूर करेंगे। राजीव ने संतोष की सांस ली। वह जानता था कि उसके गांव के बच्चों का भविष्य अब सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि हकीकत में चमकने की तरफ बढ़ रहा है। राजीव के गांव के स्कूल में अब माहौल पहले से काफी बदल चुका था। बच्चे नींद को लेकर सावधान हो गए थे, रोज थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने लगे थे और पढ़ाई में उनका ध्यान भी बेहतर हो गया था। लेकिन राजीव जानता था कि एक और समस्या अभी भी बाकी है, बच्चों का लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान बनाए रखना। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास में उसने देखा कि जब वह पहला टॉपिक पढ़ाता है तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनकी आंखों में सुस्ती और चेहरे पर ऊब सी आने लगती है। कुछ बच्चे पेन घुमाने लगते, कुछ खिड़की के बाहर देखने लगते और कुछ बस घड़ी पर नजर डालते रहते। राजीव को समझ आ गया कि यह सिर्फ आलस नहीं बल्कि दिमाग की थकान है। उसने सोचा, जैसे शरीर ज्यादा दौड़ने से थक जाता है वैसे ही दिमाग भी लगातार ध्यान लगाने से थकता है। अगर मैं इन बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करवाऊं तो वे बिना थके ज्यादा सीख सकते हैं। अगले दिन उसने क्लास में एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। उसने बच्चों से कहा, आज हम पढ़ाई एक नए तरीके से करेंगे। इसे कहते हैं फोकस स्प्रिंट्स, मतलब छोटे छोटे समय के लिए पूरी ताकत से ध्यान लगाना और फिर एक छोटा ब्रेक लेना। इससे हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा और हम ज्यादा याद रख पाएंगे। बच्चे थोड़े हैरान थे। पूजा ने पूछा, सर इसका मतलब क्या है? क्या हम बार बार खेलेंगे? राजीव ने हंसकर कहा, नहीं, इसका मतलब है कि हम कम समय में ज्यादा काम करेंगे। जैसे पोमोडोरो टेक्निक, इसमें 25 मिनट पढ़ाई और फिर 5 मिनट का ब्रेक, या फिर 52-52 का नियम, 52 मिनट काम और 17 मिनट का आराम। इससे तुम्हारा दिमाग रिचार्ज हो जाता है। फिर उसने बोर्ड पर एक बड़ा सा टाइमर बना दिया। पहला स्प्रिंट शुरू हुआ 25 मिनट का। राजीव ने बच्चों से कहा, अगले 25 मिनट में हम सिर्फ गणित के इस चैप्टर को हल करेंगे, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बात नहीं, बस पूरा फोकस। शुरुआत में बच्चों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म हुआ और ब्रेक का समय आया सभी ने राहत की सांस ली। ब्रेक में कुछ बच्चे पानी पीने गए, कुछ ने थोड़ी स्ट्रेचिंग की और कुछ बस बातें करने लगे। 5 मिनट बाद अगला स्प्रिंट शुरू हुआ, इस बार हिंदी का पाठ। राजीव ने देखा कि हर नए स्प्रिंट की शुरुआत में बच्चे पहले से ज्यादा ध्यान से काम कर रहे हैं। उसने उन्हें समझाया, हमारा दिमाग, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लगातार हाई फोकस में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। ये जल्दी थक जाता है, इसलिए छोटे छोटे इंटेंस स्प्रिंट्स में काम करना लंबी थकी हुई पढ़ाई से बेहतर है। उसने बच्चों को एक कहानी सुनाई।
एक बार 2 लकड़हारे थे। पहला सुबह से शाम तक बिना रुके लकड़ी काटता रहा, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम था। दूसरा हर घंटे के बाद 10 मिनट रुककर अपनी कुल्हाड़ी तेज करता था। शाम तक उसने ज्यादा लकड़ी काटी, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी हमेशा तेज रही। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। छोटे छोटे ब्रेक हमारे दिमाग की कुल्हाड़ी को तेज करते हैं। बच्चों को यह उदाहरण बहुत पसंद आया। अब उन्होंने खुद भी अपनी पढ़ाई में फोकस स्प्रिंट्स अपनाना शुरू कर दिया। पूजा ने घर जाकर अपने होमवर्क को भी इसी तरीके से बांट लिया। 25 मिनट में गणित, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट में साइंस और फिर एक छोटा ब्रेक। उसने महसूस किया कि इससे उसका होमवर्क जल्दी और बिना थकान के खत्म हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद जब टेस्ट का समय आया तो बच्चों का प्रदर्शन पहले से बेहतर था। वे सवालों को तेजी से हल करते थे और गलती भी कम होती थी, क्योंकि उनका दिमाग थका हुआ नहीं होता था। लेकिन गांव में फिर से एक चुनौती आई। एक दिन एक अभिभावक ने कहा, मास्टर जी, आप बच्चों को बार बार ब्रेक क्यों देते हैं? वे खेलते कूदते रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? राजीव ने उन्हें शांति से समझाया, ये ब्रेक समय बर्बादी नहीं है, बल्कि समय बचाने का तरीका है। अगर बच्चा थके हुए दिमाग से पढ़ेगा तो 1 घंटे में जो सीखेगा वही ताज़ा दिमाग सिर्फ 30 मिनट में सीख लेगा। इससे समय भी बचता है और याददाश्त भी मजबूत होती है। धीरे धीरे अभिभावक भी मान गए। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे घर पर भी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और उन्हें बार बार टोकना नहीं पड़ता। एक दिन जब राजीव ने क्लास में बच्चों से पूछा कि उन्हें यह तरीका कैसा लग रहा है, तो सबने एक साथ कहा, सर, अब पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती। हर ब्रेक के बाद लगता है जैसे नया दिन शुरू हो गया। राजीव के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने बच्चों से कहा, याद रखो, लंबी थकी हुई मैराथन पढ़ाई की बजाय छोटे छोटे स्प्रिंट्स में ध्यान लगाना ज्यादा असरदार है। इस तरीके से तुम अपने दिमाग की एनर्जी बचाकर उसे सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हो। यही स्मार्ट स्टडी है। उस दिन के बाद से गांव के बच्चे न सिर्फ ज्यादा पढ़ने लगे, बल्कि समझदारी से पढ़ने लगे। और राजीव को यकीन हो गया कि उसका सपना पूरा होने की राह पर है। एक ऐसा गांव जहां बच्चे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही तरीके से मेहनत करना जानते हैं। राजीव के गांव के स्कूल में अब पढ़ाई का माहौल पहले से कहीं बेहतर हो गया था। बच्चों ने नींद का महत्व समझ लिया था, रोज थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने लगे थे और पढ़ाई में छोटे छोटे फोकस स्प्रिंट्स का इस्तेमाल करने लगे थे। उनकी कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों में सुधार दिख रहा था। लेकिन कुछ दिनों से राजीव ने एक और चीज नोटिस की। कुछ बच्चे दिन के बीच में अचानक सुस्त हो जाते, ध्यान भटकने लगता या बार बार पानी पीने बाहर जाते। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास के दौरान वह गणित पढ़ा रहा था। आधे घंटे बाद उसने देखा कि राहुल अपनी किताब पर झुककर बैठा है और आंखें बंद हो रही हैं। पूजा, जो आमतौर पर सवालों के जवाब जल्दी देती थी, आज बार बार गलती कर रही थी। राजीव ने क्लास के बाद पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने थके हुए क्यों हो? पूजा ने धीरे से कहा, सर, सुबह नाश्ता बस चाय और बिस्किट से किया था। दोपहर का खाना भी अभी नहीं मिला। राजीव के दिमाग में घंटी बज गई। उसने समझ लिया कि समस्या सिर्फ पढ़ाई के तरीके या नींद की नहीं, बल्कि खाने पीने से भी जुड़ी है। अगर बच्चों का शरीर सही फ्यूल नहीं पा रहा तो दिमाग कैसे तेज चलेगा? अगले दिन राजीव ने क्लास में एक नया टॉपिक शुरू किया, फीड योर ब्रेन, यानी अपने दिमाग को सही खाना दो। उसने बच्चों से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे शरीर की एनर्जी का 20% खा जाता है? अगर तुम दिन भर एनर्जी सही तरीके से नहीं दोगे तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और ध्यान लगाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। सोचो, तुम एक मोटर बाइक चला रहे हो। अगर टैंक में सही फ्यूल नहीं डाला तो स्पीड कम हो जाएगी, इंजन गर्म होगा और लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा। हमारा दिमाग भी वैसा ही है, उसे सही फ्यूल चाहिए, वरना वह स्लो हो जाएगा। फिर उसने उन्हें बताया कि दिमाग के लिए कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है। सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली, अखरोट और अलसी के बीज में मिलता है। ये तुम्हारे ब्रेन सेल्स को स्ट्रांग बनाता है और सोचने की क्षमता बढ़ाता है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो बेरीज, हरी पत्तेदार सब्जियों और गाजर में मिलते हैं। ये तुम्हारे दिमाग को एजिंग और डैमेज से बचाते हैं। तीसरा, स्लो कार्ब्स, जैसे ओट्स, दालें और ब्राउन राइस। ये धीरे धीरे एनर्जी देते हैं ताकि दिमाग स्टेबल रहे और अचानक थकान ना हो। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे तो राजीव ने पानी की बोतल उठाकर कहा, और सबसे जरूरी पानी। हल्की सी डिहाइड्रेशन भी तुम्हारे फोकस को आधा कर देती है। अगर तुम्हें प्यास लग रही है तो समझ लो
तुम्हारा दिमाग पहले से ही धीमा हो चुका है। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। उसने बच्चों से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाया। उसने उन्हें 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को हेल्थी स्नैक्स जैसे मूंगफली, फल और पानी दिया और दूसरे को बस मीठा बिस्किट और सोडा। फिर उसने दोनों को एक मेमोरी गेम खिलाया। नतीजा साफ था, हेल्थी स्नैक्स खाने वाले बच्चों ने ज्यादा शब्द याद रखे और मिस्टेक्स कम की। पूजा ने चौंक कर कहा, सर, इसका मतलब है कि खाना भी पढ़ाई को प्रभावित करता है। राजीव ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, अगर तुमने सुबह सही नाश्ता किया है तो तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ चाय बिस्किट खाकर आए हो तो बीच में ही एनर्जी खत्म हो जाएगी। राजीव ने बच्चों को प्रैक्टिकल टिप्स दिए। सुबह नाश्ते में प्रोटीन और स्लो कार्ब्स लो, जैसे दलिया, अंडा या दाल पराठा। दोपहर में हरी सब्जियां और दाल जरूर खाओ। बीच बीच में फल और पानी लो और बहुत ज्यादा मीठा या तैलीय खाना अवॉइड करो, क्योंकि ये एनर्जी को अचानक बढ़ाकर फिर गिरा देता है, जिससे दिमाग सुस्त हो जाता है। लेकिन यहां भी एक चुनौती थी। गांव के कई घरों में रिसोर्सेस लिमिटेड थे। सभी के पास बेरीज या ओट्स खरीदने की सुविधा नहीं थी। राजीव ने इस पर भी सोचा और बच्चों को लोकल विकल्प बताए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी, सीजनल फ्रूट्स, चना, मूंगफली और दालें, ये सब सस्ते हैं और उतने ही फायदेमंद भी। कुछ दिनों बाद राजीव ने बच्चों के साथ एक हेल्थी ब्रेन लंच डे शुरू किया। हफ्ते में एक दिन बच्चे घर से ऐसा खाना लाते जो दिमाग के लिए अच्छा हो। कोई फल लाता, कोई मूंगफली, कोई उबला अंडा और कोई दाल चावल। ये बच्चों के लिए मज़ेदार एक्टिविटी बन गई और साथ ही उनकी खाने की आदतें भी सुधरने लगी। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। अब क्लास में दोपहर बाद भी बच्चे उतने ही अलर्ट रहते जितने सुबह होते थे। राहुल, जो पहले अक्सर जमाई लेता था, अब सवाल पूछने में सबसे आगे रहता। पूजा की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई थी और वह गलती भी कम करने लगी थी। गांव में भी यह बात फैल गई कि राजीव बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अच्छी आदतें भी सिखा रहा है। कुछ अभिभावक तो खुद उसके पास आकर पूछते, मास्टर जी, बच्चों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता क्या है? राजीव उन्हें सिंपल और लोकल चीजों के बारे में बताता ताकि वे बिना ज्यादा खर्च के बच्चों का खाना सुधार सकें। एक दिन जब एक्स्ट्रा क्लास खत्म होने वाली थी, राजीव ने बच्चों से कहा, याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उसे तेज रखने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं, बल्कि उसे सही फ्यूल भी दो। हेल्थी फूड और पानी तुम्हारे मार्क्स, मेमोरी और मूड तीनों को बदल सकते हैं। बच्चों ने तालियां बजाईं और वादा किया कि वे अब से अपने खाने पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना पढ़ाई पर देते हैं। राजीव ने संतोष की सांस ली। उसे यकीन था कि उसने बच्चों को एक और जरूरी लेसन सिखा दिया है। दिमाग को पढ़ाने से पहले उसे खिलाना सीखो। राजीव अब अपने गांव के बच्चों के लिए सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। वह उन्हें नींद, शारीरिक गतिविधि, छोटे छोटे फोकस स्प्रिंट्स और सही खाने पीने का महत्व समझा चुका था। बच्चों के रिजल्ट और आत्मविश्वास दोनों बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे साल का अंत और बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, उसने एक नई समस्या देखी, स्ट्रेस। एक दिन एक्स्ट्रा क्लास में उसने देखा कि पूजा, जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, आज चुप चुप बैठी है। उसने एक आसान सवाल का भी जवाब नहीं दिया। राजीव ने बाद में उससे पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? पूजा की आंखें भर आईं। सर, मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगी। घर वाले भी कहते हैं कि अच्छे नंबर नहीं आए तो सबकी उम्मीद टूट जाएगी। उसी दिन उसने देखा कि राहुल बार बार पेन चबाते हुए किताब के पन्ने पलट रहा है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बाकी बच्चे भी बेचैन दिख रहे थे। राजीव ने समझ लिया कि यह एग्जाम का डर है और यह डर अगर संभाला न जाए तो मेहनत करने के बावजूद दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। अगले दिन राजीव ने क्लास की शुरुआत ही एक नई बात से की। आज हम पढ़ाई नहीं, अपने दिमाग को रिलैक्स करना सीखेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारा ब्रेन खुद तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगा। बच्चे हैरान होकर सुनने लगे। राजीव ने उन्हें समझाया, जब तुम पर बहुत ज्यादा दबाव आता है तो तुम्हारा ब्रेन कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। ये इमरजेंसी के समय काम आता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो ये तुम्हारे हिपोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है, वही हिस्सा जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। इससे तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। यही नहीं, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी प्रभावित करता है, जिससे तुम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते। उसने बच्चों को एक आसान एग्जाम्पल दिया। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक साफ लेक है। इसमें तुम पढ़ाई का ज्ञान डालते हो, लेकिन जब स्ट्रेस आता है
तो ये लेक में कीचड़ डाल देता है। चाहे तुम कितना भी साफ पानी डालो, वह गंदा ही रहेगा जब तक कीचड़ हटाया ना जाए। फिर राजीव ने कहा, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें साइंटिस्ट की तरह सोचना है। मतलब एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या तुम्हारे लिए काम करता है और उसे आदत बना लो। इसके लिए कुछ प्रूवन तरीके हैं। सबसे पहले उसने बच्चों को डीप ब्रीदिंग सिखाई। उसने कहा, सिर्फ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो, 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लो, 4 सेकंड तक रोक कर रखो और फिर 4 सेकंड में छोड़ दो। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि खतरा टल गया है। बच्चों ने इसे वहीं करके देखा और कुछ ही मिनटों में उनके चेहरे पर शांति आने लगी। फिर उसने माइंडफुलनेस मेडिटेशन समझाई। मतलब बस इस पल में रहना, बिना फ्यूचर के डर या पास्ट की चिंता के। आंखें बंद करके अपने सांस, आसपास की आवाज या अपने शरीर के एहसास पर ध्यान दो। ये तुम्हारे दिमाग को करंट मोमेंट में ग्राउंडेड रखता है। उसने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी सिखाया। अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करो, उन्हें 5 सेकंड जोर से सिकोड़ो, फिर छोड़ दो, फिर टांगें, फिर पेट, फिर हाथ और अंत में चेहरा। ये बॉडी को रिलीज मोड में डाल देता है, जिससे दिमाग भी शांत हो जाता है। बच्चों को ये तरीके मजेदार लगे क्योंकि ये पढ़ाई से बिल्कुल अलग थे, लेकिन राजीव ने उन्हें चेतावनी दी, यह मत सोचो कि स्ट्रेस खत्म करने का मतलब पढ़ाई छोड़ना है। स्ट्रेस कंट्रोल करने का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहे ताकि तुम अपनी मेहनत का पूरा फायदा उठा सको। इसके बाद उसने बच्चों से कहा कि वे अपने घर पर भी इन टेक्निक्स को अपनाएं। सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीथिंग और रात को सोने से पहले 5 मिनट मस्कुलर रिलैक्सेशन। पूजा ने उसी दिन यह तरीका अपनाया और अगले दिन क्लास में उसने मुस्कुराकर कहा, सर, कल पहली बार बिना डर के मैंने पढ़ाई की। धीरे धीरे पूरे बैच में बदलाव आने लगा। बच्चे अब एग्जाम की बात से डरने की बजाय स्ट्रैटेजी बनाने लगे। राहुल, जो पहले बेचैन रहता था, अब हर चैप्टर के बाद 5 मिनट का ब्रीदिंग ब्रेक लेता और फिर डबल स्पीड से पढ़ता। गांव में भी इसकी चर्चा होने लगी। कुछ अभिभावक स्कूल आकर पूछते, मास्टर जी, ये ब्रीदिंग वाला तरीका हमें भी सिखा दो, हम भी काम के तनाव में रहते हैं। राजीव ने उन्हें भी सिखाया और धीरे धीरे यह सिर्फ बच्चों का नहीं, पूरे गांव का स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल बन गया। परीक्षा का समय आया। बच्चे नर्वस थे, लेकिन अब वे डर से लकवाग्रस्त नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग को काल्म रखने के लिए वही तरीके अपनाए जो राजीव ने सिखाए थे। नतीजा ये हुआ कि पेपर हल करते समय उनका दिमाग क्लियर था और वे जल्दी डिसीजन ले पा रहे थे। रिजल्ट आने के बाद पूजा ने खुशी से कहा, सर, अगर आपने हमें स्ट्रेस संभालना नहीं सिखाया होता तो शायद हम मेहनत के बावजूद अच्छा नहीं कर पाते। राजीव मुस्कुराया और बोला, याद रखो, दिमाग सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि उसकी देखभाल से भी जीतता है। स्ट्रेस को साइंटिस्ट की तरह समझो और उसे स्मार्ट तरीके से न्यूट्रल करो। उस दिन राजीव को लगा कि अब उसके गांव के बच्चे सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि अपने दिमाग को संभालने की कला भी सीख ली थी और यही असली शिक्षा थी। उस दिन रविवार था और मौसम इतना सुहाना कि खिड़की से आती हल्की धूप और ठंडी हवा किसी को भी आलसी बना दे। रोहन अपनी पढ़ाई के नोट्स लेकर कमरे में बैठा था, लेकिन उसके मोबाइल का नोटिफिकेशन बार बार चमक रहा था। कभी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मीम, कभी इंस्टाग्राम पर किसी का टैग, कभी यूट्यूब से रैंडम वीडियो का सुझाव। उसका फोकस हर कुछ मिनट में टूट रहा था। उसने खुद से कहा, बस एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर पढ़ाई पे लौटता हूँ। लेकिन हर बार बस एक बार उसे 20 से 25 मिनट तक खींच ले जाता था। शाम होते होते उसे एहसास हुआ कि उसने पूरे दिन में मुश्किल से 1 घंटा भी डीप स्टडी नहीं की। बाकी वक्त तो बस इधर उधर के काम और नोटिफिकेशंस के बीच निकल गया। तभी उसे याद आया, पिछले हफ्ते लाइब्रेरी में मिले एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने उसे कहा था, बेटा, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है। जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो, तुम्हारा ब्रेन स्विचिंग कॉस्ट चुकाता है और ये कॉस्ट सिर्फ टाइम का नहीं, मेंटल एनर्जी का भी होता है। हर बार फोकस बदलने के बाद दोबारा उसी डेप्थ में आने में 20 से 23 मिनट लग जाते हैं। रोहन ने उस वक्त बात को लाइटली लिया था, लेकिन आज जब पूरा दिन बर्बाद हो गया तो उसकी बात बिल्कुल सही लगी। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो इस डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम को टैकल करेगा। अगले दिन सुबह उसने एक नया तरीका अपनाया। सबसे पहले उसने अपना फोन साइलेंट करके डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया। लैपटॉप में अननेसेसरी टैब्स बंद किए और सिर्फ वही ओपन रखे जो काम के लिए जरूरी थे। साथ ही एक छोटा सा नोट पेपर रखा
जिस पर उसने लिखा फोकस मोड, नो चेकिंग फोन टिल ब्रेक। ये छोटा रिमाइंडर भी सरप्राइजिंगली इफेक्टिव था। शुरुआत में मुश्किल हुई क्योंकि ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग चुकी थी। जैसे ही कोई क्यूरियोसिटी उठती, देखो यार कौन सा मैसेज आया है, उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता। लेकिन उसने खुद को रोका और खुद से कहा, पहले 25 मिनट का स्प्रिंट खत्म, फिर देख लेंगे। यहां उसने पोमोडोरो टेक्निक को थोड़ा मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया। 25 मिनट प्योर फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक जिसमें वो स्ट्रेच करता, पानी पीता या खिड़की से बाहर देखता। इससे ब्रेन को बार बार इंटरप्शन से बचने का मौका मिला और डीप वर्क में जाने का टाइम कम हुआ। तीसरे दिन तक उसने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी लगभग डबल हो गई है। पहले जहां 3 घंटे में मुश्किल से एक चैप्टर खत्म होता था, अब 2 घंटे में पूरा हो जाता था और समझ भी ज्यादा क्लियर होती थी। उसके दिमाग में एकदम से क्लैरिटी आ गई कि डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ समय नहीं खाते, बल्कि आइडियाज की कॉन्टिन्यूटी भी तोड़ देते हैं। एक दिन उसकी फ्रेंड ने मजाक में कहा, तू तो मंक बन गया है, इतना फोन बंद रखता है। रोहन ने हंसकर जवाब दिया, अरे मंक नहीं, बस अपने दिमाग का बैंडविड्थ बचा रहा हूं। मल्टीटास्किंग ब्रेन को हीरो नहीं बनाती, उल्टा उसके सर्किट्स ओवरहीट कर देती है। धीरे धीरे उसने अपने वर्क स्पेस को भी डिस्ट्रैक्शन फ्री बना लिया। डेस्क पर सिर्फ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल। कोई रैंडम पेपर, कोई स्नैक पैकेट या कोई गैजेट आसपास नहीं। उसने सिमिलर टास्क्स को एक साथ बैच करना शुरू किया, जैसे सारे ईमेल्स एक बार में चेक करना, सारे कॉल्स एक साथ करना और स्टडी के लिए स्पेसिफिक ब्लॉक रखना। इससे बार बार कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। कभी कभी उसे सोशल मीडिया चेक करने की बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आती, लेकिन उसने खुद को समझाया, डिसिप्लिन का मतलब कंफर्ट से बाहर रहना है। और सच में जब वो शाम को सारे पेंडिंग मैसेजेस और नोटिफिकेशंस एक साथ देखता, तो मज़ा भी ज़्यादा आता, जैसे किसी शो के सारे एपिसोड्स एक साथ बिंज वॉच करना। कुछ हफ्तों में रोहन का दिमाग डीप वर्क मोड में जल्दी जाने लगा। अब उसे हर बार 20 से 23 मिनट का वार्म अप नहीं चाहिए होता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होने से ब्रेन का मोमेंटम बरकरार रहता। उसकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि अब आइडियाज बीच में कट नहीं रहे थे। एक दिन लाइब्रेरी में वही प्रोफेसर फिर मिले। उन्होंने पूछा, तो बेटा डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई कैसी चल रही है? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, सर अब तो बैटल जीत ली है, बस मेंटेनेंस मोड चल रहा है। प्रोफेसर ने कहा, गुड, याद रखो डीप वर्क किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस का टिकट है और डिस्ट्रैक्शंस वो तुम्हारे टिकट पर लगी इंक को मिटा सकते हैं। उस दिन रोहन को समझ में आया कि फोकस कोई मैजिक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से शार्प किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि ब्रेन को बार बार स्विचिंग कॉस्ट ना देनी पड़े। अगर वो ये हैबिट अडॉप्ट ना करता, तो शायद आज भी उसका दिन रैंडम नोटिफिकेशंस और हाफ फिनिश टास्क्स में बर्बाद हो रहा होता। अब वो जानता है फोन का वाइब्रेशन और माइंड का डिस्ट्रैक्शन दोनों को म्यूट करना ही डीप वर्क का असली सीक्रेट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।